दोस्तों, एक बार फिर आपका भाई, आपका दोस्त, आपका प्यारा मोहम्मद इकबाल शेख, उम्र सिर्फ 65 साल, आपके सामने है। और मेरे साथ जो शख्सियत बैठी है कि माशाल्लाह इनका ताल्लुक जनाब तालीम और तरबियत से है। स्कूल टीचर हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं। तो ये अपना तारुफ खुद कराएंगे। सिकंदर शेख भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सिकंदर भाई, अपना तारुफ कराइए। आप कौन है, किस गांव में पैदा हुए, किन स्कूलों में आपने पढ़ाई की, तो आप नौजवान थे तो क्या सोचते थे, और फिर आपने कितनी पढ़ाई की और आजकल क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर आपका, इनवाइट किया आपने। आपका शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। मेरा नाम सिकंदर शेख है और मैं भक्कर से ताल्लुक रखता हूँ। मेरी पैदाइश भी यहीं की है और मैंने तालीम भी भक्कर से ही हासिल की है। मैट्रिक के बाद जो है वो मैंने सिविल का एसोसिएट इंजीनियर डिप्लोमा किया था। उसके बाद जो है वो मैंने अपनी फील्ड चेंज की और मैंने मास्टर्स किया फिजिकल एजुकेशन में। उसके बाद मैंने, हाँ जी, उसके 3 साल मैंने अपनी जो है वो टीचिंग की है। टीचिंग करने के बाद मैंने अपना एक स्कूल एस्टेब्लिश किया और उसको अल्हम्दुलिल्लाह मैं रन कर रहा हूँ और साथ में मैं अपना एक बिजनेस भी चला रहा हूँ। गुड। तो 2 चीजें हो गई। फिर आपने सिविल में डिप्लोमा किया, फिर आपने फिजिकल एजुकेशन की तरफ गए, एक दूसरी चीज सीखी और फिर काम आपने एक तीसरा शुरू कर दिया टीचिंग का, और आप स्कूल खोल लिया और अपना कारोबार भी कर रहे हैं। पहले कारोबार के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले बताइए, आपने जो स्कूल खोला, ये रवायती स्कूलों की तरह स्कूल खोल लिया या इसमें कुछ इनोवेशन की है, कोई मॉडर्न टेक्निक अपनाई है, कोई नयापन है, कोई नया सिलेबस है, या कुछ बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई आपने नया सिस्टम शुरू किया? देखिए सर, इस दुनिया में हर किस्म के जो है वो कारोबार हैं, ठीक है। अगर हम बाजार जाएं तो एक कपड़े की दुकान है तो उसके साथ ही एक मार्केट बनी हुई है जिसमें कपड़े की दुकानें हैं, ठीक है। एक मार्केट में 10-15 दुकानें होती हैं। तो अब जो है हर किसी के जो है वो चलाने का तरीका अलग होता है और हैंडल करने का सोच, हर किसी की स्ट्रेटेजी अपनी अलग होती है। सबसे पहले तो मैं अपनी जो है वो बात थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूंगा। जब भी हम स्कूल का नाम सुनते हैं, जैसे आपने भी फरमाया कि रिवायती लोगों की तरह, तो मैं उसी चीज को जो है वो थोड़ा सा और खींचूंगा कि बिल्कुल ऐसे ही है। जब भी हम स्कूल का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में एक चीज आती है कि वो दोबारा एक और कारोबार शुरू हो गया, एक मनी मेकिंग फैक्ट्री का आगाज हो गया। तो हर किसी का जो है वो अंदाज अलग होता है, ठीक है। तो मैंने जो अपने स्कूल की बुनियाद रखी वो मैंने कारोबार के जहन से नहीं रखी, ठीक है। मैंने जो है वो एक, कैसे कहते हैं कि खिदमत खल्क लेके मैंने अपना मोटिव रखा कि मैंने बच्चों को यहाँ पे पढ़ाना है, मैंने यहाँ से पैसा नहीं कमाना। तो मैं वो सोच लेके, मुझे एक जो है वो वाकया याद आ रहा है, हूबहू नहीं है लेकिन मैं मफहूम आपकी नजर करना चाहूंगा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी तशरीफ ले आए और फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मैंने एक मकान तैयार किया है, मेहरबानी करके मेरे साथ तशरीफ लाइए बरकत के लिए। तो हुजूर पाक अपने दोस्तों के साथ तशरीफ फरमा थे, फरमाया कि आओ साथियों चलें। अगर अल्फाज इधर उधर हो जाए तो मैं माजरत चाहूंगा आपसे भी और सुनने वालों से भी। मैंने इस वजह से मफहूम कहा है शुरू में। हुजूर पाक अपने साथियों के साथ तशरीफ फरमा ले गए वहां पे। तो कमरे में जब दाखिल हुए तो रोशनदान उनको नजर आया। तो हुजूर पाक ने फरमाया कि ऐसा अभी ये रोशनदान किस लिए है? तो सहाबी अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह, हवा के लिए और रोशनी के लिए, ताकि आबो हवा जो है वो ताजा रहे।
تو حضور پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے صحابی، اگر تم یہ کہتے کہ اس روشن دان کی نسبت سے مجھے اذان سنائی دے گی تو ہر اذان کے بدلے تمہیں نیکی ملتی. ہوا اور روشنی تو آنی ہی ہے، ٹھیک ہے، وہ تو خدا پاک کے علاوہ کوئی روک نہیں سکتا ہے، لیکن یہاں پہ نیت میٹر کرتی ہے کہ نیت آپ کس چیز کی رکھتے ہیں. جب نیت میں اذان کی رکھوں گا تو اذان کی آواز جب مجھے سنائی دے گی تو آٹومیٹکلی مجھے اس کا ثواب ملتا رہے گا، ہوا اور روشنی تو آتی رہے گی. تو سیم نیت یہاں پہ بھی ہے کہ میں نے نیت بچوں کو پڑھانے کے لیے سکول اوپن کیا ہے. ظاہری بات ہے بچے پڑھیں گے، فیس آئے گی، سرکولیشن ہوگی، ٹیچرز ہیں ان کو پے دی جائے گی، تو پیسے کی سرکولیشن تو ہے، لیکن نیت یہ ہے کہ وہاں پہ بچوں کی خدمت کرنی ہے، ان کو سرو کرنا ہے، ایک نیشن بلڈ کرنی ہے، بچوں کو پڑھانا ہے. تو میری یہ نیت ہے وہاں پہ. نہیں، لیکن میرا جو سوال تھا وہ اپنی جگہ پہ رہا کہ وہ جو اسکول ہوتے ہیں، جو طور طریقہ آپ نے اپنایا ہے وہ وہی ہے جو کہ ہمارے رعایتی اسکولوں میں ہوتا ہے، یا آپ نے کوئی اور طریقے اپنائے ہیں کہ بچوں کے ذہنی میلان کے مطابق انہیں پڑھایا جائے، ان کے کھیل کود کی ایکٹیویٹیز، ان کو فزیکل فٹنس کا مظاہرہ کیا جائے، ان کے دماغ کو اسٹڈی کیا جائے اور اس کے حساب سے ان کی گرومنگ کی جائے. وہاں ایک لائبریری ہو، لائبریری میں ان کو کتابیں ملیں. سر دیکھیں، میں نے جو ہے وہ سکول 2015 میں اسٹیبلش کیا تھا. سر دیکھیے، میں نے جو ہے وہ سکول 5 مارچ 2015 کو اوپن کیا تھا، اور میرا جو سکول ہے وہ ایک سلم ایریا میں ہے. بکھر ویسے بھی جو ہے وہ بیکورڈ ہے، تو اس بیکورڈ ایریا کا ایک سلم ایریا ہے عالم آباد. تو وہاں پہ جو ہے سارے مزدور طبقہ سے وابستہ ہیں. جو ہمارے پاس بچے پڑھتے ہیں ان کے والدین محنت مزدوری کر کے اپنا گزر بسر کر رہے ہیں. تو وہاں پہ جو ہے اتنا زیادہ ٹیکنالوجی کا رجحان نہیں ہے. اگر ہمارے پاس نیٹ سروس ہے تو وہاں پہ ہے بھی صحیح، تو وہ لوگ یوز کرنا نہیں جانتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے بھی ہمیں تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے کہ ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے ہیں. سوچ میری بہت پلانز ہیں کہ میں نے جو ہے وہ کس طرح سے اپنے بچوں کو دوسروں سے ڈیفرنٹ کرنا ہے، لیکن وقت و حالات اور ماحول کے پیش نظر مجھے تھوڑا سا ڈیلے کرنا پڑ رہا ہے. جیسے ہی تھوڑا سا اپ گریڈ ہوا سسٹم تو میں ضرور اپنی جو خواہش ہے، اپنے جو خواب ہیں وہ ان کے ساتھ ضرور پورا کروں گا. جو سب سے بڑا میرا خواب ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری نئی نسل آ رہی ہے، جو ہمارے پاس ایڈمیشن ہے، بچے ایڈمٹ ہیں، تو وہ کم از کم مزدوری کی طرف مت جائیں، ٹھیک ہے. ان میں اتنا شعور ہونا چاہیے کہ اگر وہ جاب کرتے ہیں تو اچھی فیلڈ میں کریں اور اچھی پوسٹ پہ کریں، اور اگر وہ بزنس کرتے ہیں تو وہ بھی اچھے طریقے سے کریں اور ایک نامور بزنس کریں جس کا کچھ سٹیٹس ہو. باقی بزنس دیکھیں ہر انسان کرتا ہے، ایک جو پڑھا لکھا ہے وہ بھی کرتا ہے اور جس نے بالکل سکول گیا ہی نہیں ہے وہ بھی کرتا ہے، لیکن ان دونوں کے بزنس رن کرنے میں ڈفرنس ہے. ایک پڑھا لکھا اور ان پڑھ بزنس کو دو مختلف طریقوں سے جو ہے وہ ہینڈل کرتا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں اگر وہ بزنس کی طرف بھی آئے تو ان میں اتنی سوچ ہونی چاہیے اچھے برے کی، وہ کس طرح سے اپنا جو ہے وہ بزنس اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں. صحیح. تو یہ بتائیے نشان بھائی کہ اس وقت لاک ڈاؤن ہوا ہے، اسکول وغیرہ بند ہے، تو آپ کے اسکول کے بچے کیا کر رہے ہیں؟ آپ کچھ اس سے انٹریکٹ کر رہے ہیں، آن لائن پڑھا رہے ہیں بچوں کو، یا بچے ایسے ہی گھروں میں موج کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، میں نے جیسے پہلے ابھی عرض کی کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اتنی فاسٹ فیسلٹیز وہاں پہ موجود نہیں ہے کہ ہم آن لائن کلاسز دے سکیں بچوں کو، یا ان کی جو ہے آن لائن ہم چیک اینڈ بیلنس کر سکیں. تو ہم نے جو ہے اپنی ایک اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے. ہم ہارڈ کاپی کی صورت میں بچوں کو اسائنمنٹس دیتے ہیں،
वीकली बेसिस जी के ऊपर, जिनको वो घर बैठ के पूरा करते हैं, और वालिदैन हमारे साथ इस मद में कोऑपरेट कर रहे हैं। जी वो जो है असाइनमेंट्स को पूरा करवाते हैं, और फिर हम टेलीफोनिक राब्ते से जो है उनसे पूछ लेते हैं, अगर बच्चों की कोई परेशानी वगैरह हो तो हमारी जो टीम है वो उसको सॉल्व करती है। अगर कोई पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स हैं तो वो मैं सॉल्व करता हूँ, या मैनेजमेंट जो है वो सॉल्व करती है। और इसके सही। अलावा हमारे, हाँ जी, बच्चे बिल्कुल नहीं आ रहे हैं स्कूल, पेरेंट्स को इजाजत है, वो आते हैं, असाइनमेंट ले जाते हैं, और अपने जो प्रीवियस असाइनमेंट होती है वो चेक करवाते हैं। तो वो हम चेक करते रहते हैं और नेक्स्ट असाइनमेंट बच्चों को दे देते हैं। अगर हमारा एरिया भी जो है वो थोड़ा सा इस्टेब्लिश होता तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि हम जो है वहाँ पे मल्टीमीडिया सिस्टम लगाएं, कोई इस किस्म की ऑनलाइन क्लासेस लगाएं जिससे बच्चों को जो है वो फायदा हो सके। तो वो बात तो बहुत दूर है। हमारी जो फीसिस होती हैं वो भी बास पेरेंट्स जो है वो पे नहीं कर पाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल हो गए हैं। आज एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा कि मैंने किसी से भी डिमांड की हो, मैनेजमेंट में डिमांड की हो कि आपकी फीसिस पेंडिंग है और पे कीजिए। जो पे कर देता है तो वो हम कर लेते हैं मैनेज, और जो नहीं करता है तो फिर उससे कभी डिमांड नहीं किया कि आप फी पे करें और जो है स्टडी के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। और जो जितनी दे देता है वो भी ठीक है, जो नहीं देता है वो भी ठीक है। अच्छा, तो ये मुझे बताइए कि बड़ा अच्छा मौका है अभी ये कोरोना वायरस की वजह से, तो जो आप पेरेंट्स को थोड़ा एजुकेट करते हैं कि वो अपने बच्चों को किस तरह घर में पढ़ाएं, यूट्यूब के बारे में अवेयरनेस देते हैं, कौशला के बारे में अवेयरनेस देते हैं कि बच्चे जो फालतू घर में बैठे हुए हैं बजाय गेम खेलने के यूट्यूब पे जाकर अपनी ग्रूमिंग करें, अपना सीखें, और जो भी एजुकेशन है, ड्राइंग है, इस्लामियात है, काफी चीजों का इसका वहाँ मौजूद है। तो थोड़ी सी अवेयरनेस देते हैं पेरेंट्स को ताकि उसके बच्चों को यूट्यूब के जरिए भी जाके पढ़ाए और उनको गाइड करें ताकि बच्चे बजाय खेलने के यूट्यूब से सीखते रहें। बिल्कुल सर, ऐसा ही है कि जब पेरेंट्स हमारे पास आते हैं तो कोरोना के हवाले से हम उनको गाइडलाइन देते हैं, मीटिंग करते हैं, जी बाकायदा उनको समझाते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हमारी टीम सारा उनको गाइड करती है। अगर उनको किसी चीज में कोई प्रॉब्लम आ रही होती है या कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं तो वो मुश्किल उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा मैंने अर्ज की है आपको कि हमारे पास जो है वो उनके पास टच मोबाइल नहीं है किसी के पास भी, ठीक है, तो जी जी यूट्यूब वगैरह ना वो, अगर हो भी तो वो ना यूट्यूब खुद चला सकते हैं, ना एक बच्चे को इतना इल्म है अभी, क्योंकि बच्चे जो है वो मेरे पास छोटे हैं। मैं जो भी एडमिशन लेता हूँ वो छोटी क्लासेस के लेता हूँ, प्रेप और 1 तक के, इसके ऊपर के मैं एडमिशन ओपन नहीं करता। अपने जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं इन्हीं को मैं तैयार करके आगे ले जाता हूँ, और बोर्ड के हमारे जैसे पेपर होते हैं तो उनके लिए मैं तैयार करता हूँ। तो इंशाल्लाह अभी दोबारा जब स्कूल स्टार्ट होंगे तो मैं इस चीज को जो है वो इस दौरान शिद्दत से महसूस कर रहा हूँ कि इस तरफ भी हमारे बच्चों को हमें लेके आना चाहिए। गो के उनके पास फैसिलिटीज नहीं है तो वो स्कूल प्रोवाइड करेगा, और स्कूल में ही उनको हम इंस्ट्रक्शंस देंगे, गाइड करेंगे यूट्यूब के बारे में भी और सोशल मीडिया के बारे में भी, ताकि वो थोड़ा सा ग्रोन अप हो जाए। जी निशान भाई। जी निशान भाई। जी सर। जी सर। जी जी सर। हाँ, ये तो एक मसला है जो छोटे
मोबाइल का भी मसला है, इंटरनेट का ये मसला है, तो ये जो सर बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और देखें, अगर हम ये चीज अप्लाई कर भी दें तो बात ये आ जाती है कि स्कूल ने सिर्फ एक नोटिस देना होता है कि जी ये रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी, आप कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो अब बात ये है सोचने वाली कि मेरे पास जो एरिया है, हमारे पास जो पेरेंट्स आते हैं वो भट्टे के ऊपर मजदूरी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे गधा रेडी चलाई जाती है और जी सब्जी वगैरह जो है वो फरोख्त करते हैं। इट मीन्स के डेली वेजेस के ऊपर जो है वो अर्निंग करते हैं अपनी, 500 600 जी हजार हो जाती होगी। तो अगर हम उनको जी जो है वो एक टास्क दे दें कि जी आपने मोबाइल लेना है टच वाला, फिर उसके ऊपर नेट पैकेजेस करवाने हैं आपने, या फिर आपने टैब लेना है, या बच्चे को कंप्यूटर लेके देना है, तो 4-5 हजार पे उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो सही वो फिर बात ये आ जाती है कि बच्चों को पढ़ाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम स्टडी कैसे करवाएं बच्चों की। फिर अक्सर तो ऐसे हैं, वहां पे मेरे पास काफी सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं कि वालिदैन बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने जो है बच्चों को घर बिठा दिया, कुछ ने अपने साथ लगा दिया भट्टे पे मजदूरी के साथ। तो ये काफी सारी प्रॉब्लम अभी जो है वो मुझे फेस हो रही है। जी जी। देखिए जी, ये जो इंटरव्यू का सिलसिला शुरू किया है हमारे रेहान अल्लाह वाला भाई ने, इसका यही फायदा है कि हमें ग्राउंड रियलिटी पता चल रही है कि पूरे पाकिस्तान में कराची, लाहौर या इस्लामाबाद के बच्चों की तरह फैसिलिटी नहीं हासिल है। पत्थर ऐसे शहर में जहाँ पर लोगों को शदीद दुश्वारियां हैं, यहाँ यही बहुत बड़ी बात है कि पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं कॉपी पेंसिल देकर, यही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और यही उनको काफी दुश्वारी होती है कि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजें। अगर वो साथ अपने काम में लगा लें तो दो पैसे का उनको फायदा ही होने का इम्कान होता है। लेकिन एक तरह से वो सेक्रीफाई करते हैं, अपने फाइनेंशियल सेक्रीफाई करते हैं कि अपने बच्चे को पढ़ने भेजते हैं। तो ये मसाइल तो अपनी जगह हैं, जो हुकूमत वक्त को भी इस सिलसिले में सोचना चाहिए कि पूरे पाकिस्तानी बच्चों को यकसा करने की बिल्कुल सर, ऐसा ही है। देखिए, मैं फेसबुक के ऊपर रिहान अल्लाह वाला की पोस्ट चाहिए देखता रहता हूँ। कि पूरे बिल्कुल, मैं उनकी पोस्ट देखता रहता हूँ और बहुत ही फायदेमंद साबित होती हैं। मैं देख रहा होता हूँ लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे होते हैं, एक दूसरे का जो है वो हाथ बांट रहे होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, और ये बहुत अच्छी चेन है। और दुआ है कि ये चेन बहुत लंबी हो, ठीक है। और इस चीज को जो है हर चीज हर इंसान हर चीज नहीं कर सकता है, हमें ही एक दूसरे का जो है वो हाथ पकड़ना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। अगर एक बंदा या एक एनजीओ वेल स्टेब्लिश है और वो एक दूसरे वो एक अच्छा सरवाइव कर रही है, तो उसको चाहिए कि जो एक मुनहदिम एरियाज हैं, जहाँ पे बैकवर्ड एरियाज हैं, स्लम एरिया है, जहाँ पे इतनी फैसिलिटीज नहीं है, लोग इतना सरवाइव नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे उनका हाथ बढ़ना चाहिए। बहुत से मैंने देखे हैं कि वो आई भी होती है जी पोस्ट, म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं लोगों की पोस्ट आई भी होती हैं कि किसी जो है वो ज़ईफ को व्हील चेयर दरकार है, किसी को जो है वो वाटर कूलर चाहिए, किसी को, यानी कि छोटी छोटी चीजें, हमारे लिए छोटी चीजें, लेकिन जो एक बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता है उसके लिए बहुत बड़ी चीज है। तो लोगों के बहुत कीमती कमेंट्स आए हुए होते हैं, वो उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। ये बहुत अच्छी चेन है माशाल्लाह से।
जी हेलो। जी सर। जी जी। तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपने की। तो ये अवेयरनेस होती है, एक दूसरे को पता चलता है कि हम लोग किस किस्म के मसाइल से हम दो चार हैं। तो ये मुझे बताइए जरा देख के सामने स्क्रीन पे कि हमें बात करते हुए कितने मिनट हो गए? 21। 21 मिनट हो गए। अभी हमारे पास 9 मिनट बाकी हैं। तो मुझे ये बताइए कि ये जो पाकिस्तान डिजिटल होने जा रहा है, हमारे रेहान अल्लाह वाला भाई कहते हैं कि हर हाथ में मोबाइल होना चाहिए, हर घर में लैपटॉप होना चाहिए, और हमें ग्लोबल मार्केट से अपने आप को जोड़ लेना चाहिए, और जो है वहां से कनेक्ट होकर अपने आप को ग्रूम कर कर अपने स्किल को वर्ल्ड मार्केट में बेचना चाहिए। तो इस सिलसिले में आप क्या 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 आ रहा है, क्या राय है, क्या तजवीज है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना किस कदर जरूरी है? बिल्कुल सर, मैं इस चीज के हक में हूँ, ऐसा होना चाहिए। अभी जो दरमियान में मेरे शुरू में जो है वो रिहान साहब ने एक कैंपेन चलाई थी कि 5,000 जो लोग हैं एक दूसरे को कनेक्ट करें, कम्युनिकेट करें, और एक दूसरे के जो है वो मसाइल सुनाएं। तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला लोगों को। जाहिर बात है, अब दो मुख्तलिफ लोग जब एक दूसरे को कम्युनिकेट करेंगे तो उनका तबादला ख्याल होगा, कोई सीखेगा, कोई सिखाएगा। जी। और दूसरा जो डिजिटल थीम है, ये बहुत अच्छी चीज है। जैसे अभी कोरोना का सिस्टम चल रहा है, तो जी जी। अगर जो है वो हम अपने बिजनेस बिल्कुल फिजिकली तौर पे बंद हो चुके हैं, तो अगर हम डिजिटल मार्केटिंग से सही। आशना है, इंट्रोड्यूस हैं, तो हम अपने बिजनेस को जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में लेके आ सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आ सकते हैं। सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर हम उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसका पॉजिटिव सही। ही रिस्पांस मिलेगा, और ये बहुत अच्छी चीज है। सही। अच्छा, मेरे ध्यान में अभी अभी एक तजवीज आई है कि अगर आप लोग ऐसा करें, अपने स्कूल में जैसे आप है, जो आपका जो फंड होता है, बॉयज फंड या जो स्टूडेंट फंड होता है, उसके जरिए, या जो आपके बखर के जो मुखैर हजरात हैं, वो मिलजुल के आपके स्कूल के लिए एक टीवी मुहैया करें, वो जो प्लाज्मा कहलाता है, दीवार पे लगाया जाता है, वो मुहैया कर दें। तो आप अपने मोबाइल से वीडियोस प्ले करके बच्चों को सिखा सकते हैं। जब वो खुल जाएगा, कोरोना खुल जाएगा, बच्चे स्कूल में आएंगे, तो आप लोग मोबाइल से कनेक्ट करके बच्चों को वीडियोस वगैरह दिखा सकते हैं और उनकी ग्रूमिंग कर सकते हैं। कैसा आइडिया लगा आपको ये? बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छी बात है, और इस चीज को मैंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है ऑलरेडी। स्कूल अच्छा। में हमने बाकायदा तौर पर लैपटॉप रखा हुआ है और कंप्यूटर्स रखे हुए हैं जिनमें पीरियड्स होते हैं हमारे डिसाइड, और हर क्लास के बच्चे जो हैं वो पीरियड अटेंड करते हैं। और जिस क्लास का पीरियड होता है, फिर उस क्लास के हिसाब से हम वो लेक्चर प्ले करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमने जो है वो वीकली एक पीरियड रखा हुआ है, न्यूज पीरियड, जहाँ पे बच्चे जो है वो न्यूज पेपर स्टडी करते हैं, इंग्लिश का, उर्दू का। इससे ये होता है कि एक तो उनकी जो स्पीकिंग पावर है वो अच्छी होती है, और दूसरा जो है एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और दूसरा उसको सुन रहा है, तो उससे जो है वो मुल्की हालात भी बच्चे एक दूसरे से बाखबर रहते हैं, और जो हमारी स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव होती हैं। जबरदस्त। अच्छा, एक ही बताइए कि आपके स्कूल में कोई ऐसा फ्री पीरियड होता है, या ऐसा कोई टाइम आपने शेड्यूल किया हुआ है जिसके अंदर बच्चे के अंदर जो स्किल्स हैं उसको मतलब डिस्कवर किया जाए, उसको उनको तकरीर करने दी जाए, उनसे शेर व शायरी पूछी जाए, अशार पूछे जाए, उनसे एक्टिंग कराई जाए, उनसे कॉमेडी कराई जाए, उनसे लतीफा 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 सुना जाए, उनसे नाच सुनी जाए, उनसे किरत सुनी जाए, ताकि बच्चों के अंदर का टैलेंट बाहर निकल के सामने आए। और हर बच्चे को उस पीरियड के अंदर पार्टिसिपेट करना जरूरी होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो करना जरूरी है, या तो शेर सुनाए, या कोई तकरीर सुनाए, या लतीफा सुनाए, एक्टिंग करके दिखाए, नाच पढ़ के सुनाए, गाना गा के सुनाए।
تو ایسا کوئی پیریڈ آپ نے رکھا ہوا ہے بچی کے ٹیلنٹ ڈسکوری پیریڈ؟ بالکل بالکل سر، ہمارے پاس پیریڈ ہیں ایسے، بالکل ہیں ہمارے پاس پیریڈ ایسے. ویسے تو وقتاً فوقتاً جیسے بچہ بور ہو ہوتا ہے اسٹڈی سے، اور کنٹینیوسلی 6 گھنٹے پڑھنا بچے کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو ہر پیریڈ یا کچھ ٹائم کے بعد 2-3 پیریڈ کے بعد ہماری ٹیچر جو ہیں وہ بچوں کو ریلیکس کرتی رہتی ہیں ایسے انوائرمنٹ سے. اور ویسے بھی ہم نے اسپیسیفک پیریڈ رکھا ہوا ہے ہفتے میں، جمعے والے دن ایک دن ہم نے رکھا ہوا ہے، اور وہاں پہ جو ہے اس کا ہم بزم ادب کہتے ہیں اس کو، جس میں بچے جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ان کو ویکلی بیسس کے اوپر ٹارگیٹس دیے جاتے ہیں، اسائنمنٹس ہوتی ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ بزم ادب کے پیریڈ میں یہ پرفارم کر کے دینا ہے. تو بچے جو ہیں وہ تیار کرتے ہیں اس کو، اور بزم ادب کے پیریڈ میں پرفارم کرتے ہیں. ویری گڈ، ویری گڈ. یہی چیز میں جاننی چاہ رہا تھا، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے بہت سارے اسکولوں میں اس طرح توجہ نہیں دی جاتی. بس پڑھائی پڑھائی پڑھائی، رٹیفیکیشن رٹیفیکیشن رٹیفیکیشن. بچے اسکول جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، ہوم ورک دیا ہوا ہے، ادھر سے ادھر ٹہل رہے ہیں، رٹ رہے ہیں رٹ رہے ہیں رٹ رہے ہیں. اور ان سے کوئی سوال جواب کراس کوشچن کر لو تو ان کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس سوال کی تھیم کیا ہے، اس کا فارمولیشن کیا ہے. بس انہوں نے ہر چیز رٹی ہوئی ہوتی ہے. تو اگر آپ ایسا کر رہے ہیں کہ بچوں کی جو پرسنالٹی گرومنگ جو ہے، پرسنالٹی گرومنگ کے اوپر آپ توجہ دے رہے ہیں، ان کا اندر آپ باہر نکال رہے ہیں، ان کو کانفیڈنس دے رہے ہیں، تو یہ تو بہت ہی زبردست بات ہے. میں سکندر بھائی آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بکھر جیسے شہر میں ایک چھوٹا سا اسکول بنایا ہے، اور اس کے اندر وہ تمام تر لوازمات موجود ہیں کہ جس کے ذریعے آپ بکھر کے بچوں کو سیلف کانفیڈنس بھی دے رہے ہیں، اور ان کا جو انر ہے، ان کی تعلیم کے علاوہ جو ان میں ایکسٹرا ایکٹیویٹیز ہیں، ایکسٹرا پوٹینشیل ہے، جو ٹیلنٹ ہے، اس کو بھی آپ ڈسکور کر رہے ہیں. تو اٹس ریئلی ریئلی گریٹ ٹو نو آل اباؤٹ دیٹ. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت سی آسانیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے. تو اب یہ مجھے بتائیے کہ آپ نے بہت سارے لوگوں کو انٹرویو دیا ہوگا، انٹرویو لیتے بھی ہیں، دیتے بھی دیکھا ہوگا. تو یہ بتائیے کہ میرا انٹرویو لینے کا انداز آپ کو کیسا لگا، اور اس میں کیا ایسی خامی نظر آئی جو آپ نے محسوس کی ہو، تو اگر وہ میں ٹھیک کر لوں تو میں کہہ سکوں جی میں بھی ایک اچھا انٹرویو کرنے والا ہوں. نہیں ماشاءاللہ سر، آپ کے ساتھ مل کے بہت اچھا لگا، بہت اچھا آپ نے جو ہے گائیڈ کیا ہے، بہت اچھی ہماری ایک کوالٹی ٹائم سپینڈ کیا ہم نے. بس ایک چھوٹی سی خامی مجھے تھوڑی سی محسوس ہوئی کہ نیٹ کا جو کنیکشن ہے یہ بار بار جو ہے وہ ڈسٹرب کر دیتا ہے. باقی اوور آل آپ میں کوئی خامی نہیں ہے ماشاءاللہ، اور نائس پرسن ہے آپ، اور آپ کی اسمائل ماشاءاللہ بہت پیاری ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ. یہ تو مجھے تو خود نہیں پتا تھا کہ میری اسمائل اتنی خوبصورت ہے، اور ماشاءاللہ سب لوگ میری اسمائل کی بہت تعریف کرتے ہیں. ریحان اللہ والا بھائی کو بھی میری اسمائل بہت پسند ہے، اور آپ دو بھی بہت سے پسند کرتے ہیں. یہ مجھے اب پتا چلا 65 سال کی عمر میں آ کے کہ میری اسمائل کتنی لولی ہے. باقی جو میرے ارد گرد کے جو لوگ تھے ان کے لیے تو میں ایسے ہی تھا جیسے گھر کی مرغی دال برابر. انہوں نے تو کبھی میری طرف توجہ نہیں دی. ان کو تو پتا تھا کہ بچہ بچپن سے ہی ہسمکھ ہے، تو انہوں نے اس کو کبھی ویلیو نہیں کیا. لیکن آپ جیسے دوست کو ویلیو کرتے ہیں اور اس کو مطلب اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ. آپ نے جس بات کی نشاندہی کی ہے نیٹ کی، تو نیٹ واقعی یہ بڑا ایشو ہے ہمارے علاقے میں. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ نیٹ کا ایشو جو ہے یہ کس طرف سے تھا، لیکن بہرحال میں تمام پاکستان کے نیٹ سروس پرووائڈرز کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا رول ایک بنیادی رول ہے پاکستان کی ترقی میں. آپ کا رول ایک ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے. اپنی نیٹ سروس کو آپ بہتر کریں، اچھی کوالٹی کی نیٹ سروس پرووائڈ کریں، اور پاکستان کے چپے چپے میں اچھی سروس پرووائڈ کریں، تاکہ بکسر میں بیٹھا ہوا میرا بھائی سکندر شیخ اور کراچی میں بیٹھا ہوا محمد اقبال شیخ اگر کسی انٹرپشن کے ویری اسموتھلی گپ شپ کر سکیں، بات چیت کر سکیں. تو سکندر بھائی میرا خیال ہے 25 منٹ سے زیادہ منٹ ہو چکے ہوں گے اب تک، تو میرا ایسا ہی ہے 30 ہو گئے. کتنے؟ 30 منٹس. 30 منٹ. تو بھائی سکندر بھائی اب میں آپ سے درخواست کروں گا، بس آخری کوئی ایسی بات جو آپ کے دل میں رہ گئی ہو اور میں نے نہ پوچھی ہو اور آپ کہنا چاہتے ہو، تو آخری پیغام
पाकिस्तानी के यूथ के लिए भी और बड़ों के लिए भी आप दें, फिर हम आपसे इजाजत चाहेंगे इस दुआ के साथ। अल्लाह आपको बहुत कुछ रखे। जी, लास्ट वर्ड। देखिए मेरे सुनने वाले भाई बहने, बड़े छोटे बुजुर्ग, आप सबसे मेरी एक छोटी सी गुजारिश होगी कि मैं अक्सर सुनता हूं कि पाकिस्तान ने हमारे लिए क्या किया। ठीक है, जी जी, पाकिस्तान ने हमारे लिए क्या किया, लेकिन मेरा एक सवाल आप सबसे है कि हमने पाकिस्तान के लिए क्या किया। पाकिस्तान ने माशाल्लाह हमें इज्जत दी है, हमें अपना नाम दिया है, ग्रीन कार्ड दिया है हमें। हमने पाकिस्तान को क्या दिया है? हमें अपने पड़ोसियों का अंदाजा नहीं होता कि वो खाना खा के सोए हैं या भूखे पेट सोए हैं। सही। हर इंसान हर कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ हर इंसान नहीं कर सकता है। हर इंसान कुछ ना कुछ लाजमी कर सकता है। तो अपना टर्न दीजिए, किसी दूसरे को मत देखिए, अपना टर्न दीजिए। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा है, उसका हमारे साथ कोई गर्ज नहीं है। मैंने अपनी कब्र में जाना है, हम सब ने अपनी कब्र में जाना है, हम सब ने खुद का जवाब खुद देना है, किसी ने किसी की दूसरी की जगह पे नहीं देना। जितना हो सके एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके उतना शुक्र अदा कीजिए खुदा का कि हमारे पास वो सब कुछ है जो दूसरों के पास नहीं है। बहुत बहुत खूबसूरत बात की। रब का शुक्र अदा कर भाई, रब का शुक्र अदा भाई, कर अदा भाई कि जिसने हमें इतनी सारी नेमतें अता की हैं। हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि घर में बैठ के सोचें अल्लाह ताला ने आपको क्या क्या नेमतें दी हैं। आपको 2 हाथ दिए हैं जिनसे आप काम कर सकते हैं। बहुत से लोगों के पास तो हाथ भी नहीं है, किसी के पास एक हाथ नहीं है, किसी के पास दोनों हाथ नहीं है। आपको 2 पैर दिए हैं, 2 आंखें दी हैं, 2 कान दिए, आपको सेहत तंदुरुस्ती दिए। ये सबसे बड़ी अल्लाह ताला ने आपको नेमत दी है। आप अपने घर में रखी हुई चीजों की तरफ नजर दौड़ाएं। आपके घर में टीवी है, फ्रिज है, खाना पकाने की चीजें हैं, चूल्हा है, घर पे छत है। इन जो चीजें हैं, जो नेमतें अल्लाह ने नवाजी हैं, इनकी तरफ देखें और सोचें कि बहुत सारे लोगों को ये सब भी मयसर नहीं है। तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करें और हम वक्त अल्लाह के शुक्र में डूबे रहें, अल्लाह की सना करें, उसका शुक्र अदा करें और अपने आप को मुतमईन रखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिकंदर। बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह ताला बहुत शुक्रिया। इन दुनिया की दौलत इस्तेमाल करे और हमेशा खुशियों का दामन, खुशियों से आपका दामन भर दे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज।